हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम यूजीसी नेट का पेपर ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड चेक पार्ट 1 ताकि आप सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मैच लिस्ट विद लिस्ट 1। तो मैचिंग पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोग्रामिंग पैराडाइम गिवन है और लिस्ट 2 में हमें उनकी करेक्टरिस्टिक्स गिवन है। हमने मैच करना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। जैसे कि क्या है, नंबर 1 इम्पेरेटिव दे रखा है। तो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारे पास? इम्पेरेटिव होती है हमारे पास कमांड बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो कमांड बेस्ड जिसमें हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को लिखते हैं और स्टेटमेंट से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए का आएगा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी चेक करना है साइड बाय साइड कि ऑप्शन नंबर ए का 4। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? डिस्कार्ड। ठीक है, नाउ देखो अब यहाँ से ना एक ट्रिक है। अब तीनों में से देखो, आपको कोई भी आए, है ना? ठीक है, तो आप उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। जैसे बी का फाइनली 3rd ही होना चाहिए, तो बी क्या हमारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इम्पेरेटिव है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, बिल्कुल करेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, है ना? while using data structure we get familiar with the term abstract data type। जब हम खुद से डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के ऊपर एक पर्टिकुलर डेटा ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्टैक का क्या होगा? पुश और पॉप होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, नाउ सी इज लॉजिक। ठीक है, लॉजिक का क्या होना चाहिए? लॉजिक इज डिक्लेरेटिव, क्लॉजल रिप्रेजेंटेशन, थ्योरम प्रूविंग या फिर साइड इफेक्ट फ्री डिक्लेरेटिव एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। देखो यहाँ से आपको ट्रिक लगाना है। सी का क्या आएगा? ऑब्वियसली डिक्लेरेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन हम बोलते हैं ना, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी ऑलवेज गो फॉर फंक्शन। तो डी का क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्लियरली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 32. Which of the given options provide the increasing order of asymptotic complexity of functions f1, f2, f3 and f4? तो ये क्वेश्चन हमारे पास एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 असिम्प्टोटिक नोटेशंस गिवन है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से ना आपको देखते ही पता चल रहा है, 2 पावर n, 2 रेज टू द पावर n क्या है? सबसे बड़ा रहेगा, है ना? n, इसको हम n फैक्टोरियल के n रेज़ टू द पावर n या फिर n फैक्टोरियल के वे में देख सकते हैं कि दिस वन इज द ग्रेटेस्ट। तो a है जो वो n में आना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो कि a यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, तो इधर d शुड बी द राइट आंसर और b शुड बी द राइट आंसर। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है। अब ये जो बचे हुए फंक्शंस हैं, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, जैसे n रेज़ टू द पावर 3/2, देन वी हैव n log n, राइट, एंड देन वी हैव n रेज़ टू द पावर log n। ठीक है, देखो n रेज़ टू द पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? n डॉट n रेज़ टू द पावर 1/2। 1/2 क्या है? बेसिकली रूट n, है ना? n डॉट रूट n, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा कि इन तीन फंक्शंस में n शुड बी द कॉमन, n तो कॉमन ही है। ठीक है, और n रेज़ टू द पावर log n क्या रहेगा? इससे कम, राइट। अब हमने देखा कि जो ये वाला फंक्शन है, इट शुड बी हेयर n रेज टू द पावर 3/2 और सबसे छोटी वैल्यू क्या रहने वाली है? n log n। n log n शुड बी द स्मॉलेस्ट। अब देखो इस ऑर्डर में हमारे पास क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले हमारे पास आ रहा है c। ठीक है, c, देन वी हैव b। ठीक है, दैट इज योर फंक्शन f2, then d, then a। so option number d is right for this question. Let's move to the next one. Okay, question number 33. If every requirement stated in the software requirement specification, that is SRS in short, has only one interpretation, then SRS is said to be। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाई है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए और उसकी सिर्फ एक और एक इंटरप्रिटेशन ही आपके पास आ रही है, तो वो सॉफ्टवेयर आपका क्या रहने वाला है? कंसिस्टेंट, करेक्ट, अनएम्बिगुअस एंड वेरीफाइबल।
तो क्या होगा वो अनएम्बिगुअस। देखो ओनली वन इंटरप्रिटेशन, देन इट शुड बी अनएम्बिगुअस कि एकदम करेक्ट वे में लिखा हुआ है ना, कि एकदम करेक्ट है, जिसकी वन एंड वन इंटरप्रिटेशन आ रही है। देखो हम जब कंपाइलर पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे आता है अनएम्बिगुअस, एम्बिग्विटी। जब हम बोलते हैं कि अगर हमारा पास ट्री एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब व्हेन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैन बी प्रोड्यूस मोर देन वन पास ट्री, तो उसको हम एम्बिगुअस बोलते हैं, ठीक है, एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। सेम यहीं से आप ट्रिक ले सकते हो, ओनली वन इंटरप्रिटेशन, तो वो क्या रहेगा अनएम्बिगुअस, मतलब वो अनएम्बिगुएट है। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पोस्टफिक्स फॉर्म निकालनी है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की। देखो डेटा स्ट्रक्चर से आया है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ब्रैकेट से डायरेक्टली सॉल्व कर लें, है ना, या फिर हम स्टैक से करें। तो आई वुड रिकमेंड कि हम स्टैक से करते हैं। तो ये एक एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन के लिए। तो फर्स्टली मैं फटाफट क्विकली इसके स्टेप्स पढ़ देती हूँ, ठीक है। तो वो है स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज अवर लेफ्ट एंड दिस इज आवर राइट। तो हमें लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे क्या है एक्सप्रेशन को रीड आउट करना है इस डायरेक्शन में। इफ द स्कैन करेक्टर इज एन ऑपरेंड append it on the final infix to postfix string। वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास ऑपरेंड है, ऑपरेंड मतलब ए बी सी डी कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो उसको आपने स्ट्रिंग में डाल देना है। एल्स इफ द प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ द स्कैन्ड इनकमिंग ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर इन द स्टैक और द स्टैक इज एम्प्टी और द स्टैक कंटेन दिस देन पुश इट। अगर आपको कह रहा है कि कोई सिंबल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैक के अंदर डाल देंगे। दिस इज द पेरेंथेसिस, राउंड पेरेंथेसिस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट हो, ठीक है, उसको हमने स्टैक के अंदर डालना है। आगे क्या बोल रहा है, पॉप कब करना है। अब देखो पॉप कब करोगे, या तो हमारे पास एक मैच हो जाता है, मतलब मैंने ये मैच किया, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग डाली और नेक्स्ट मेरे पास ये आ गया, इसकी क्लोजिंग, ये एक मैच मेकिंग हो गया, तो हमने इसको पॉप कर देना है। एल्स क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर पड़ा है, ठीक है, और उसके सेम या फिर उससे सेम प्रायोरिटी का कोई ऑपरेटर आ गया, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, इसको हम पॉप कर देंगे। ठीक है, तो दो केसेस में आपने पॉप करना है, या फिर वो मैच होना चाहिए या फिर प्रेसिडेंस को चेक करके आपने ऑपरेटर को पॉप करना है। एल्स क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास फिर से अगर कोई आता है फिर से पुश कर दो, अगर हमें उसकी मैच मेकिंग मिल जाती है फिर से आप क्या करोगे, पॉप कर दोगे। हम रिपीट करेंगे थ्रू द स्टेप्स 2 to 6 अंटिल द एक्सप्रेशन स्कैन, मतलब पूरा स्कैनिंग नहीं होती, उसके बाद आप आउटपुट को प्रिंट कर दोगे और पॉप कर दोगे स्टैक के करेक्टर्स को अगर वो एम्प्टी नहीं है। चलो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक स्टैक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग रहेगी। ओके, सबसे पहले मेरे पास क्या आया, दिस ब्रैकेट, ठीक है, तो ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे स्टैक में। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, ए को हम इस स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे। देन वी हैव प्लस, प्लस क्या है हमारे पास ऑपरेटर, ये भी कहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल स्टैक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंबल बी, तो इसको हम डालेंगे स्ट्रिंग के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, क्लोजिंग है, मैच हो गया, तो हमने स्टैक को क्या कर देना है, पॉप। तो प्लस वाला ऑपरेटर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो चुका है, ठीक है, एम्प्टी स्टैक हो गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर को आपने डाला स्टैक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउंड ब्रैकेट, ओके, राउंड ब्रैकेट इज शुड आल्सो कम अंडर स्टैक, पुश किया हमने स्टैक के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास आया सी, तो मैंने सी को यहाँ पे रखा। देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर जाएगा। देन वी हैव डी, डी आया इस इनपुट स्ट्रिंग के अंदर। देखो अब हमारे पास आया ट्विस्ट, यहाँ पे क्या है, माइनस, क्या माइनस की प्रायोरिटी ग्रेटर है इससे, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने क्या कर देना है, इसको कर देना पहले पॉप, पॉप होने के बाद ये कहाँ पे आएगा, इस इनपुट स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग के अंदर आया। अब स्टैक के अंदर क्या है, ब्रैकेट पड़ी है, ठीक है, ओके गुड। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको क्या किया, पुश किया माइनस को। देन वी हैव ई, ओके, ई आ गया यहाँ पे, एंड देन वी हैव क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके जी, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अब क्या होगा, ये वाले जो पेरेंथेसिस के अंदर जो भी हैं हम क्या कर देंगे, उसको पॉप कर देंगे, तो माइनस यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास स्टैक में क्या बचा है, मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फिर से मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। अब यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब सेम सिंबल आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, इसको पॉप कर दिया, इसको पॉप किया तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, स्टैक के अंदर ये वाला मल्टीप्लाई था जो इसको पुश किया, देन वी हैव एफ। ओके जी, एफ यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास क्या आया, डिवाइड ऑपरेटर। डिवाइड ऑपरेटर क्या है हमारे पास, सेम इसका रहने वाला है ना, सेम प्रायोरिटी का। तो इसको भी हमने फर्स्टली क्या कर दिया, पॉप कर दिया, एंड ये स्टैक हो गया एम्प्टी। और हमने इसमें डाला स्लैश, और यहाँ पे हमारे पास आया जी। और अब देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, हमारे पास स्ट्रिंग क्या हो गई है, फिनिश। अब कोई सिंबल है नहीं जी के आगे, तो इसने क्या बोला, देखो पॉप एंड आउटपुट। अब पॉप कर दो स्टैक को, स्टैक के अंदर सिर्फ क्या बचा हमारे पास, दिस स्लैश, ठीक है, ये वाली स्लैश बची है, ठीक है, और स्टैक हो गया एम्प्टी, और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो गया है स्कैन। तो हमारे पास अब क्या आया है, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई जी डिवाइड, डिवाइड ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्टली मैचिंग कर रहा है, सो वी विल गो विद दिस। ठीक है, इजी टू सॉल्व। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, या फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, इन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के ट्रांसफर के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे। ठीक है, ए आई मैप, बी माइम, सी पॉप3 एंड डी SMTP। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, माइम आंसर है। माइम क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, जो हमें अलाउ करता है ट्रांसफर करना मल्टीपल मल्टीमीडिया मैसेजेस, राइट। ठीक है, और पॉप3 हम क्यों यूज करेंगे, मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल। ठीक है, अगर पेपर में रिसीविंग पूछता तो आप पॉप3 करते। SMTP क्या करता है, बेसिकली स्टैंडर्ड है फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। एंड आई मैप क्या करेगा, जो रिट्रीव करेगा ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर्स। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिली है। ठीक है, यू कैन रीड बाय योर एंड। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 35 में हमें डाउट है। ठीक है, तो हम इस सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं ऑल दिस प्रोटोकॉल्स के ऊपर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म। ए इज, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, इंटरप्ट हैंडलर रूटीन इज नॉट स्टोर्ड एट अ फिक्स्ड एड्रेस इन द मेमोरी। जो हमारा इंटरप्ट हैंडलर है, क्या वो फिक्स्ड लोकेशन पे सेव नहीं होता है। तो ये क्या बोल रहा है, नॉट, बल्कि वो एक फिक्स लोकेशन पे स्टोर होता है। तो इसने इसको कर दिया रॉन्ग। ठीक है, तो ए तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, ए ट्रू ओनली, नो, ये भी नहीं है, ए एंड सी ट्रू ओनली। देखो यहीं से आपका ऑप्शन आ गया, बी एंड सी शुड बी द राइट आंसर। चलो बी क्या बोल रहा है, CPU हार्डवेयर हैज अ डेडिकेटेड वायर कॉल्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट। बिल्कुल ठीक है ना, डेडिकेटेड वायर रहती है। इंटरप्ट वेक्टर contains the memory address for specialized interrupt handlers। बिल्कुल करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर। अब हमने देखना है कि कौन सी रेगुलर नहीं है। ओके, तो ए बोल रहा है एल इज 01 की पावर n। ओके, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है n है, एंड 0 रेज टू द पावर k। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमारे पास क्या आ गया, कंपैरिजन हो गया, कह रहा है n की वैल्यू शुड ग्रेटर देन k। ठीक है, और वो भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर में आपको चेक करना है। तो ऑब्वियसली ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर नहीं है। एल क्या बोल रहा है, c पावर n p k a रेज टू द पावर n प्लस k। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड k की पावर भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे ये क्या है हमारी, देखो यहाँ पे c की पावर n है, ओके, और a की पावर भी हमारे पास क्या है, n। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, वो भी इनफाइनाइट नंबर में कि इक्वल रहने चाहिए ये दोनों चीज़ें।
तो यहाँ पे भी क्या है हमारी, ये रेगुलर नहीं है, वी कांट डू, है ना, हम ट्रैक नहीं कर सकते कि जितनी बार सी लिखा है उतनी बार ए भी लिखा जाए, तो इसके लिए हमें स्टैक चाहिए और रेगुलर में हम स्टैक यूज नहीं कर सकते, राइट। तो दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ओके, यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू 0 पार एन 1 पार के और एन इज नॉट इक्वल टू के। यहाँ पे भी कंपेयर हो रहा है कि उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, दे शुड नॉट, मतलब ये इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें स्टैक चाहिए होगा क्योंकि किसी ना किसी तरह तो हमें रिकॉर्ड रखना ही होगा कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रेगुलर नहीं है। बट अगर तो यहाँ पे नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी रेगुलर नहीं है, तो ए बी सी आर नॉट रेगुलर। अब देखो यहाँ पे नॉट ना, ध्यान से किया करो क्वेश्चन को, ए बी सी, ठीक है, तीनों आना चाहिए। अब अगर मैं लिखती और मेरे पास कंडीशन होता कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एज वेल एज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रेगुलर लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, इधर इनफाइनाइट है बट कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना तकरीबन नेट में आते रहते हैं, तो हमें इन पे कमांड लेनी चाहिए अच्छे से कि कौन सा रेगुलर है और कौन सा नहीं रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 इज अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है, ठीक है। और फॉक फंक्शन कॉल ना इनकी फेवरेट है, इधर वो पूछेगा कितने फंक्शन कॉल हो गए या फिर फॉक का क्या कॉल है, ठीक है। तो फॉक सिस्टम कॉल क्या करती है, क्रिएट करती है हमारी एक चाइल्ड प्रोसेस। तो ए का तो 4 आने वाला है, ठीक है, इन सब में ए का 4 आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जीक्यूशन, राइट। एग्जीक्यूशन क्या करेगा हमारे पास, एग्जीक्यूशन क्या करता है, लोड करेगा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो बी का हमारा क्या हो गया, 3 होगा, इधर दिस और दिस। अब सी क्या बोल रहा है, किल। किल क्या करना होता है हमने, जब सेंड किया एक सिग्नल फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, बिल्कुल, ठीक है। सी का होगा 1 और डी का क्या है 2, इंडिकेट टर्मिनेशन ऑफ द करंट प्रोसेस। ऑब्वियसली एग्जिट करना मतलब मैं टर्मिनेट कर रही हूँ पर्टिकुलर प्रोसेस को, ठीक है। तो हमारे पास व्हाट शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शंस आर करेक्ट। देखो, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि फ्लोर ऑफ 2x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2 का फ्लोर फॉर ऑल द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के लिए पूछ रहा है, लेट अस अज्यूम कि 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कहाँ से आया है, एलपीपी से, लीनियर प्रोग्रामिंग से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, तो मैंने ना ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया मेरे एंड पे, ताकि यहाँ पे सॉल्व करना इजी रहे और मतलब ज़्यादा मैसी हो जाएगा, है ना। तो देखो मैक्सिमम हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी थी, विद सब्जेक्ट टू हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें x और y की वैल्यू निकाल देनी है। जब x की वैल्यू 0 है स्टेटमेंट नंबर 1 में, तो y हमारे पास कितना आया, माइनस 1.6, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू इतनी है, तो हमारे पास 2 पॉइंट आए यहाँ पे, एक तो आया 0, एक आया 0, 0, एंड दूसरा x की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, तो y कितना है मेरा, माइनस 1.6, तो ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू 2.5 है, दिस इज 2.5 है, तो y कितना है 0, तो दिस वन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ये लिखा लाइन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 से आपके पास 2 पॉइंट हुए, जब जब x की वैल्यू, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज लाइन नंबर 1। ओके, लाइन नंबर 2 को मैं येलो कलर से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब देखो 0, अब x की वैल्यू है 0 एंड y इज 3.6 हियर, ठीक है, दिस पॉइंट, एंड x की वैल्यू है 11 और y की वैल्यू है 0, तो ये लाइन नंबर 2, ठीक है, ये जा रही है आपकी लाइन नंबर 2। अब नेक्स्ट लाइन है हमारे पास लाइन नंबर 3, ठीक है, जिसमें वो बोल रहा है कि x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 15, तो ये वाला पॉइंट आपका प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आया 3.75, ये दिस वन, ठीक है, ये बना हमारे पास। तो अगर आप फिजिबल सोल्यूशन को देखोगे ना, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक क्लोज रीजन आया है, ठीक है, क्लोज रीजन दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं, ए पॉइंट,
जो क्या है 0 0। पॉइंट नंबर बी क्या है 2.50, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब जो ये थर्ड पॉइंट बन रहा है दिस वन, ठीक है ना, ये जो थर्ड पॉइंट बन रहा है दिस वन, अब यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट तो है नहीं, तो हमें देखना है कि जो ये बन रहा है वो कौन कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट करके बन रहा है। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट आ रही है, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 3 को इंटरसेप्ट करके ये पॉइंट बन रहा है। तो हमने सिंपल क्या करना है, लाइन नंबर 1 एंड 3 से एक्स एंड वाई की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, वाई की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू से 3 पॉइंट बन गया। अब जो ये फोर्थ है वो कौन कौन सी लाइन को सेगमेंट करके बन रहा है, लाइन नंबर 3 एंड 2, सेम प्रोसेस, ठीक है। हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू को रिट्रीव करना है इन दो लाइन से, ठीक है। रिट्रीव करके हमारे पास एक्स की वैल्यू इतनी आई, वाई की वैल्यू इतनी आई। देन पॉइंट नंबर ई है हमारा, वो तो ऑलरेडी गिवन है, वो है हमारा 0 पे 3.6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 3.6। अब हमने क्या करना है, बेसिकली पॉइंट को डिराइव करने के बाद हमने ना इस मैक्सिमाइज वाली स्टेटमेंट में पुट कर देना है, जो हमारी 6x प्लस 5y है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 0 पे 0 ही आने वाली है, कोई मैक्सिमम नहीं है। b की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 2.5 प्लस 5 इंटू 0, दैट इज 15, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास ये आई पॉइंट बी पे। पॉइंट सी पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, 6 इंटू 3.57 प्लस 5 इंटू 0.71, ठीक है, दैट इज 24.97, ठीक है। पॉइंट नंबर डी पे हमारे पास आई 6 इंटू 3.08 प्लस 5 इंटू 2.64, दैट इज नियर अबाउट 31.68। और पॉइंट ई पे हमारे पास एक वैल्यू है ये वाली 18। तो इन सब से आप देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट नंबर डी, ठीक है, दैट इज 31.68, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, 31.68 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब क्वेश्चन में मैच करो तो ये आ रहा है हमारे पास 31.72। अगर मैं इसको 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करती हूँ तो मेरा भी 31.7 ही रहेगा, जस्ट बिकॉज राउंड ऑफ क्या है, 2 डिजिट्स तक तो ये वाली वैल्यू मैच कर दिया हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अगर स्टिल आपको ना एलपीपी में डाउट है तो हम डिटेल में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन डिटेल में कर सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि यस यू हैव डाउट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस इन एलपीपी, ठीक है, ताकि डिटेल में एक वीडियो आ सके प्रॉपर इसके ऊपर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, विच एजेंट डील्स विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। कहाँ से आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आया है, ठीक है। तो इसका ये रेपिटेशन में आया, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आई गेस मैचिंग में था। तो ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हैं जो वो हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट के साथ काम करते हैं, ओके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। In the context of software configuration management, that is SCM, what kind of files should be committed to your source control repository? ठीक है जी। तो ए बोल रहा है कोड फाइल्स, बी इज डॉक्यूमेंटेशन फाइल, सी इज आउटपुट फाइल एंड डी इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर सिस्टम टू बी यूज्ड, ठीक है। तो चूज करना है हमने करेक्ट ऑप्शंस जो गिवन बिलो हैं, राइट। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ये क्या है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू सिस्टमैटिकली मैनेज, organize and control the changes in the documents, codes and other entities during the software development life cycle, that is SDLC process, right. The primary goal is to increase the productivity with the minimal mistakes, okay। तो हमने क्या करना होता है, मिनिमल मिस्टेक्स के थ्रू मिनिमल मिस्टेक्स करनी है और हमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, वो क्या होगा इसका मेजर गोल, ओके। तो कंट्रोल रिपोजिटरी में हम क्या रखेंगे, एक तो कोड फाइल्स, बिल्कुल। सेकंड क्या है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स, बिल्कुल। आउटपुट फाइल्स नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दैट इज ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। Question number 43 from computer graphics. Suppose you have 8 black and white images taken with 1 megapixel camera and one 8 color image taken by an 8 megapixel camera. How much hard disk space in total do you need to store these images on your computer? तो आपको बेसिकली मेमोरी बतानी है कि ये दो क्वालिटी की जो इमेजेस हैं वो कितनी मेमोरी लेंगी, ठीक है। तो हमें ये पता चला है 1 मेगापिक्सल,
1 मेगापिक्सल को हम कैसे डिनोट करते हैं, 10⁻6 से। और जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था, है ना, तो हमने ये देखा था कि जैसे 2⁻10, ठीक है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेशन 10⁻3 भी लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से अगर मैंने 2⁻20 लिखा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻6। दिस इज नॉट एक्यूरेट, बट रफली हम इसको ऐसे डिनोट करते होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेगापिक्सल है और उसको हमें कन्वर्ट करके MB/GB में लाना है, तो ये वाली सीरीज इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, 8, ओके। ब्लैक एंड वाइट, अब ब्लैक एंड वाइट क्या है, 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स के लिए हमें कितने बिट की ज़रूरत है, ऑब्वियसली 1 बिट वी नीड, है ना, 1 बिट। और हमें बाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे, ठीक है। टेकन विद 1 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल को हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻6, ओके, प्लस 1, ओके, 1, 8 कलर। अब 8 कलर के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए होंगे, ऑब्वियसली 3 बिट्स, ठीक है। टेकन विथ 8 मेगापिक्सल कैमरा, अब हमारे पास 8 मेगापिक्सल कैमरा है, तो कैमरा की हम 8 इंटू 10/6 लिखेंगे, बिट्स में था तो इसको 8 कर देंगे 8 के साथ, ठीक है। अब इसको सिंपली कट कर दो, 8 से 8 कट गया, यहाँ पे भी कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 10⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻6, है ना। तो अगर आप ऐसे कर लो, 1 + 3 इंटू 10⁻6, दिस इज योर 4, 3 + 1 4। अब 10⁻6 इज इक्वल टू 2⁻20, और 2⁻20 क्या होता है हमारा, MB, ठीक है। मेगाबाइट्स में आपका 4 मेगाबाइट्स की स्पेस लेगा, तो दिस शुड बी द आंसर, ओके। आई होप इट इज क्लियर। Question number 44. Given a fixed length record file that is ordered on the key field, the file needs B block. The file needs B disk block to store R number of records. Find the average access time to access any record of given file using the binary search. देखो, बाइनरी सर्च का हमारे पास क्या रहता है कि जब हम बाइनरी सर्च करते हैं तो बेसिकली लॉग एन, और उसने क्या बोला है, एवरेज एक्सेस टाइम कितना लगने वाला है, दैट इज बी लॉग बेस 2। बी क्या था हमारे पास, बी डिस्क ब्लॉक्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 45. Question number 45. Match list 1 with list 2 from at question number 45. Match list 1 with list 2 from सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है और उनकी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि ए इज जो वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास क्या रहता है, एक लीनियर वे में काम करता है, ठीक है, लीनियरली वर्क करेगा, ओके। तो उसने बोला इसका क्या आएगा हमारे पास, मोस्ट सुटेबल, दैट इज इन फ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट इनटू स्टेजेस, है ना। हमें नहीं पता कि क्यों, क्योंकि वी डोंट नो कि इस पर्टिकुलर स्टेज में मुझे कितना टाइम लगने वाला है, इसमें कितना लगने वाला है और इसमें कितना लगने वाला है, इसलिए इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट इनटू स्टेजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्पाइरल के साथ हमारे पास क्या रहता है, रिस्क रहता है। तो ए का 4 एंड डी का 3, देखो मैच हो गया, 2 के साथ ही आंसर, ग्रेट। बी का क्या है, 1, इवोल्यूशनरी मॉडल, सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली, ट्रू। सी क्या है, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट इज रिक्वायरमेंट compromises are inevitable, that is simple easy, है ना। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे वेरी इजीली, ओके जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हमारे पास क्या है, TOC से क्वेश्चन आया है, कुछ ग्रामर है, ठीक है, एस इम्प्लाइज एक्स वाई, सिंपल। तो कैसी लैंग्वेज जनरेट हो रही है, देखो एक्स को अगर मैं सिंपल रिप्लेस करूँ तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ओके। तो एक तो स्ट्रिंग बनेगी हमारे पास 0 0, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर से ट्राई, एस इम्प्लाइज एक्स वाई। नाउ आई कैन रिप्लेस एक्स विद 0x, ठीक है, और y को हमने डायरेक्ट 0 वैल्यू दे देनी है यहाँ से,
क्योंकि y की टर्मिनेशन ये है। अब x को अगर मुझे टर्मिनेट करना है देन आई शुड नीड अ 0, ठीक है, तो 000, ठीक है। अब ये वाला प्रोडक्ट रूल यूज़ करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। xy, now x is replaced with 1x and y is simply replaced with y1 ले लेती हूँ मैं इस बार। ओके, x के लिए 0 चला जाएगा, y के लिए भी हमारे पास 0, तो मेरे पास क्या आया 1 0 0 1। तो इसी ऑर्डर में ये स्ट्रिंग जाती रहेंगी। तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि जब भी मुझे x एंड y को टर्मिनेट करना है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 0 0 के साथ, ठीक है। हैज़ एटलीस्ट 1 जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये देखो 0 आ रहा है तो ये वाली कंडीशन तो होगी फॉल्स। हैज़ नो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज एंड वंस, जीरोज एंड वंस कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकते। वी कैन डू ये आ सकते हैं, ठीक है। शुड एंड विद 0, जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, इसका कॉन्ट्राडिक्ट मिल रहा है तो ये भी नहीं है। हैज़ एटलीस्ट 2 zeros, बिल्कुल एटलीस्ट 2 zeros देखो हर एक स्ट्रिंग में आ रही हैं। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। कंसीडर अ मशीन विद 16 GB मेन मेमोरी, ठीक है। हमारे पास 16 GB की मेन मेमोरी है एंड 32 बिट्स का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है विद पेज साइज इज 4 KB। फ्रेम साइज एंड पेज साइज आर ऑफ द सेम लेंथ फॉर द गिवन मशीन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर द फिजिकल एड्रेस। देखो फिजिकल एड्रेस पूछा गया, इतनी सारी कहानी बताने की जरूरत ही नहीं थी। फिजिकल एड्रेस में हमने क्या देखना है, बस मेन मेमोरी कितने बिट्स ले रही है, 16 GB, ठीक है। 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 4। GB को हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 30। कितने हो गए, 2 रेज टू द पावर 34। तो कितने बिट्स चाहिए हमें, ऑब्वियसली 34, ठीक है। इसका लॉग ले लेंगे। बिट्स के लिए हम क्या करते हैं, लॉग बेस 2 रेज टू द पावर 34, दैट इज 34 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल मेमोरी। वेरी सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, प्रोग्रामिंग टर्म एंड मीनिंग। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आया है, ठीक है। वी नो JDK जावा डेवलपमेंट टूल किट एंड JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, सब उसी के ही टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमें मैच करना है, ओके। ये क्या है, JNDI। JNDI क्या होती है, एक API है दैट इज सपोर्टेड फॉर नेमिंग एंड द डायरेक्टरी सर्विसेज। ओके, ए का तो हमारे पास क्या आएगा 2, ए इज मैच्ड विद 2। RMI, RMI what? RMI एक method है that is provided by the Java development kit and runtime supported for calling remote methods. Then JDK Java development toolkit क्या है? That is the compiler and the class library to develop the Java application. एंड देखो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, यहाँ से आपको क्लू मिलेगा कि रन टाइम सपोर्ट फॉर द रनिंग जावा प्रोग्रामिंग। तो डी का तो 1 ही आएगा, तो देखो इन सब में डी का 1 है, सी का 4 है बिल्कुल, ठीक है। बी का 2 एंड ए का, बी का 3 एंड ए का 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, in the following table, the left column contains the name of standard graph algorithms and the right column contains the time complexity of the algorithms. Here n and m are the number of vertices and edges. हमें मैच करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो सबसे इजी, हमें पता है कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग कितना लेती है, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ n+m, ठीक है। तो इसका तो यही आएगा, D should be 4, तो D should be 4, either A और 3 should be the answer. अब A क्या है, बेलमैन फोर्ड। बेलमैन फोर्ड क्या लेगा हमारे पास, इट शुड बी n इंटू एम, बिल्कुल n इंटू एम। तो A का आएगा हमारे पास 3, B का क्या आएगा, क्रुस्कल इज टेकिंग m log n, ठीक है, m log n लेगा, m log n। फ्लॉयड वार्शल विल बी टेकिंग ऑर्डर ऑफ 3, यस n3, ऑर्डर ऑफ n क्यूब, बिल्कुल। तो दिस इज द करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चंस ना टिपिकली पूछे जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कौन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी
लेगा वही पर्टिकुलर एल्गोरिदम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन एंड सी रिटर्न। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है इंट एफ, दिस इज अ फंक्शन एंड यहाँ पे देखो इफ एन। ठीक है, तो हमें ना इसको सॉल्व करने का पर्टिकुलर वे पता है क्या है, पुट करके देखो वैल्यू। अगर मैंने n की वैल्यू को 1 दिया, ठीक है, तो व्हाट आई गेट, तो यहाँ पे आया n की वैल्यू है 1, अनसाइंड काउंटर, तो यहाँ पे काउंटर है एक जिसको हमने इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू 0 while n is greater than 0, बिल्कुल n की वैल्यू 1 है, ग्रेटर है, द काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस n एंड 1। अगर हम 1 एंड 1 करेंगे तो व्हाट वी गेट 1, तो काउंटर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 1 हो गई है। n इज इक्वल टू n राइट शिफ्ट बाय 1। अगर मैंने इसको राइट शिफ्ट किया तो अब n की वैल्यू हो गई 0, ठीक है, और ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। अब हम यहाँ पे आ गए, अब इसने बोला रिटर्न काउंटर इज इक्वल टू 1। अब 1 इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या है, ट्रू। ट्रू को हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू इज कंसीडर्ड एज 1। ठीक है, तो f ऑफ 1 विल रिटर्न 1। अब सिमिलरली हम n की वैल्यू लेते हैं 2, n की वैल्यू 2 ली, ठीक है, फिर से वही काउंटर इनिशियलाइज हुआ 0 से, अब हम यहाँ पे आए, 2 की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल, काउंटर इज इक्वल टू n। देखो यहाँ पे मैंने किया काउंटर n, 2 एंड 1, 2 एंड 1, तो व्हाट आई गेट 0, तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। अब इसने राइट शिफ्ट किया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 हो गई, 1 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल, तो अब 1 एंड 1, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, 1 हो गई। ठीक है, अब n को हमने फिर से राइट शिफ्ट किया तो n की वैल्यू हो गई 0, जो कि कंडीशन क्या हो गई है, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लाइन में आए, तो अब इसने बोला काउंटर इज इक्वल टू 1, यस 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 1, तो n 1 की 1 एंड 2 की 1। अब लेट अस गो एंड ट्राई फॉर n इज इक्वल टू 3। 3 के लिए किया तो 3 एंड 1, व्हाट विल वी गेट 1 ना। ठीक है, काउंटर की वैल्यू 0 थी, ठीक है, 0 से क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि 3 एंड 1 तो 1 आ जाएगा। अब हमने इसको राइट शिफ्ट किया, देन राइट शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1 आ गई। ठीक है, अब 1 की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल, एंड काउंटर इज इक्वल टू n एंड 1, तो 1 एंड 1 फिर से कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और काउंटर की वैल्यू पहले ही 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू को हमने राइट शिफ्ट किया 1 से, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 1 से कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स, और यहाँ पे आपने चेक करना है काउंटर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू है 2, 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड निकालते हैं कि अगर कोई टर्म n की पावर में है तो वो 1 आएगा, अदरवाइज क्या रिटर्न होगा, 0। जैसे 2 रेज टू द पावर 1, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 2, अगर हम 2 की टर्म में दे रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, 0। जैसे 3 नहीं आता है ना, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 51. Which of the DBMS component ensure that concurrent execution of multiple operation on the database result into a consistent database state? Consistent में लेके आना है, तो consistent में लाने के लिए buffer manager, file manager, logs या फिर transaction processing system। तो बिल्कुल transaction processing system जो है, transaction processing system जो है वो इसको consistent state में लेके आएगा। So option number D is correct. Question number 52. Which one of the following is used to create a database schema? ठीक है, database schema के लिए हमें क्या चाहिए, create करने के लिए DDL, that is data definition, DML data manipulation, HTML for hypertext markup language and XML for extensible markup language. Obviously data definition, देखो data की definition दी जा रही है, यहाँ पे हम database schema को create करते हैं। मैनिपुलेशन में क्या करना है, उसमें कुछ, जब हमने उसमें कुछ मॉडिफाई करना है या फिर कुछ मैनिपुलेशंस लानी है तब हम यूज़ करेंगे। ठीक
ठीक है, क्रिएट करने के लिए DDL क्वेरी इज यूज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, consider the following graph. Among the following sequence, which are the depth first search traversal of the following, which are the depth first traversal of the above graph? ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रिवर्सल को हमने देखना है स्टार्टिंग विद ए। देखो हमने यहाँ से ही कर लेना है ए, ओके ए के साथ बी डन, बी के साथ ई के साथ जी के साथ सबसे पहले देखो ए, ओके ए से वो गया बी से वो गया ई, ओके ई से वो गया जी से वो गया एच से वो गया एफ, ठीक है। फिर ए से बी से एफ से ई हम डायरेक्टली नहीं जा सकते तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट है ए से बी से एफ से एच से जी से ई, दिस वन इज ऑल्सो फाइन। अब ए से हम गए एफ से हम गए जी से हम गए एच से बी से ई, ठीक है। तो ये तीनों ही ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है 1 3, दिस इज अवर 1, दिस इज आवर 3 एंड दिस इज आवर 4, 1 3 एंड 4 ओनली, दैट इज योर ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ये करेक्ट रहेगा। वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल माइट हैव व्हेन क्लिप्ड टू अ रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट इज 6। कंप्यूटर ग्राफिक्स से आया है, देखो इसको ना मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज अ रेक्टेंगुलर व्यू पॉइंट, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट है, ठीक है। ट्राइंगल के लिए मैं कलर चेंज करती हूँ। अब मुझे ना यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, दिस इज माई ट्राइंगल हेयर, ओके, थोड़ा क्लियर नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखो कि कितने मेरे पास कितनी साइड्स आई, दिस इज अ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, ठीक है। तो इसने बोला 6 पर कितनी आ रही है 7 आ रही है, तो ये तो हो गया गलत। इन 3D graphics the perspective projection is non-linear in Z, this is true, ठीक है, this is true। तो statement number 1 is false but statement number 2 is true, ठीक है। तो option number C is correct। Question number 55, which of the following concept can be used to identify loops? लूप्स के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ए इज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डरिंग, बी इज डिनोमिनेटर एंड सी इज रिड्यूसिबल ग्राफ्स। तो लूप के लिए हम तीनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास ए बी सी ट्रिपल, ये ट्रायड्स हैं जो हमारे, ठीक है, कि तीनों ही पॉसिबल है टू डिटेक्ट अ लूप, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 56। 56 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 56, which of the statement given below are correct? It is always important and useful to use an alt attribute on image tag in HTML। वो बोल रहा है कि alt tag को यूज करना important है, क्यों important है? Users who cannot see the image due to the vision impairment can have a textual description of the image। बिल्कुल, देखो alt tag क्या करेगा, जैसे कि ये एक इमेज है, राइट, लेट अस सपोज कि आई हैव ड्रॉन एप्पल, या फिर फ़ोन की फ़ोटो मैंने बनाई यहाँ पे, सपोज दिस इज़ एन एप्पल, सॉरी फॉर बैड एप्पल, ठीक है, एप्पल है। तो ये ऐप इस फ़ोटो के ऊपर ना जितनी ये स्पेस दे रहा है, मैंने ऑल टैग में लिख लिया एप्पल, ताकि आपको जजमेंट रहे कि ये फ़ोटो किसकी रहेगी। बिल्कुल, तो वो रीड कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ना। इफ़ द इमेज फेल्स टू लोड, स्लो कनेक्शन या फिर ब्रोकन पाथ से, देन ऑल टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन सेट, वही बात जो अभी बताई है, क्लियरली दिखेगा आपको। एसईओ बेनिफिट्स, बिल्कुल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज क्या करेगा, वो इसका टैग उठाएगा कि इस पर्टिकुलर इमेज में क्या है। तो ये तीनों ऑप्शन जी एकदम करेक्ट है, ए बी सी
both are correct. Question number 57. Two balanced binary search tree are given with m and n elements. They can be merged into a balanced binary search tree in dash time. देखो दोनों क्या है, बैलेंस्ड है, तो दोनों को मर्ज करने में हमें कितनी देर लगेगी, कितनी लगेगी? हाँ जी, तो order of m into log n, order of m into log m plus n, order of m into n, and order of m plus n. If the both are balanced, then we'll go for order of m plus n. Okay, option number D. Now move to the question number 58. Question number 58 from DOC और कंपाइलर. ठीक है, तो इसने बोला कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. मैंने कुछ प्रोडक्शन रूल्स दे रखे हैं और हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर के साथ मैच करना है. ठीक है, जैसे कि सिंपल एस ग्रामर है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, एंड वी हैव क्रेबिक नॉर्मल फॉर्म. देखो यहाँ पे ना अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, देयर इज़ अ वेरी गुड ट्रिक, दैट इज़ कि ये देखो दिस, ये किसके केस में रहता है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव के केस में रहता है. यहाँ पे 2 सिंबल्स हैं, राइट? तो डी का क्या आएगा 2, तो मैच करो डी को 2 से. ठीक है, तो देखो ये वाला तो हो गया एलिमिनेट, राइट? नाउ फर्स्ट वाला देखो, एस गोज टू एक्स वाई, एक्स टू 1 एंड वाई टू 1. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है. ठीक है, तो ए का हमारे पास क्या आया 3, ए का हमारे पास आया 3. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अब हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट, राइट? बी क्या है हमारे पास, एस इम्प्लाइज ए एस बी एस एस और टर्मिनल. ठीक है, तो बी क्या है हमारे पास, दिस इज द रूल फॉर द एस ग्रामर. ठीक है, तो बी का क्या आएगा हमारे पास 4 एंड सी का क्या आएगा हमारे पास 1. ठीक है, दिस इज मैच्ड विद द ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म. सो ऑप्शन नंबर 3 could be the right answer. ओके, क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में लिखना. ओके, कंसीडर द गिवन ट्री बिलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रूट ट्री यूजिंग द अल्फा बीटा प्रूनिंग. अल्फा बीटा प्रूनिंग यूज करनी है, कैसे करेंगे? देखो हमें क्या लेके आएंगे, मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम. तो यहाँ से मैक्सिमम क्या है हमारे पास 5. ठीक है, 9 एंड 6, मैक्सिमम इज 9. यहाँ पे हमारे पास क्या मैक्सिमम है 2. ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या मैक्सिमम है 0. फिर अगेन यहाँ पे मिनिमम देखना है, मिनिमम इज 5 एंड मिनिमम इज 0. तो अगेन देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 5. तो 5 आंसर आना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन में. ठीक है, 5 शुड बी द राइट आंसर. देखो ये बेसिकली कैसे चलता है, ये चलता है मिनमैक्स अप्रोच पे. जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा एजेंडा क्या होता है कि जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम हो और जो मेरा ओपोनेंट है वो मिनिमम पॉइंट्स ले, है ना? तो इसी बेस पे ये ट्री जो है वो काम करता है. ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना. Question number 60. A hash function h defined as h key is equal to key mod 7 with linear probing is used to insert the keys thus. ठीक है, what will be the location of key value 18. तो सिंपल है, देखो ना यहाँ पे मैं बना लेती हूँ रफली सा 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, अब हमारे पास देखो क्या है, जैसे 44 एक की है, अब हमने इसको 7 के साथ मोड निकाला. ठीक है, तो 7 6 था 42. ठीक है, मेरे पास मोड में क्या बचा 2. तो जो 44 वैल्यू है उसको सेकेंड ऑफ लोकेशन पर डाल दो. ठीक है, ऐसे करके आपने प्रॉपर फिल करके कर लेना है. फिर जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है 45. तो 45 कहाँ जाने वाला है इसमें. ठीक है, देन वी हैव 79. तो 79 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा. ठीक है जी, ओके. देन 55.
55 जाएगा 6th लोकेशन पे, then 91 will go on location number 0, then 18 जाएगा हमारा 5th लोकेशन पे, और 18 का ही पूछा है तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो 18 कहाँ पे है? 5th लोकेशन में। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा।